ये हैं भाई साहब अमीश देवगन, अंबानी के चैनल में। शो के नाम देखिए, थंबनेल है, पहले भी कल के वीडियो में भी कुछ था लेकिन ये फिर मैंने निकाला है। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा कौन लोग देते हैं? और ये नारा किसी एंकर के नारे की तरह शो का नाम क्यों हो सकता है? क्या यह देश हिंदू राष्ट्र है? क्या यह देश सिर्फ हिंदुओं का है? क्या इस देश में संविधान ने हिंदुओं को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ को अलग से जगह दी है? लेकिन इस तरह के शो होते हैं। काशी के बाद महाकाल, सनातन का स्वर्ण काल। सनातनी है ये सब, ये एंकर हैं या सनातनी हैं, ये फर्क और फासला मिट गया है। मतलब उनका धर्म और धार्मिक कट्टरता वो पहले है, एंकर बाद में। पत्रकार तो ये रहे नहीं। बहरहाल बंगाल का तालिबानीकरण, ये भी इनका एक शो है इस तरह, और ये अलग अलग समय के इनके शोज हैं। बंगाल का तालिबानीकरण अगर कहते हो इसलिए कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो वहां तालिबानीकरण हो रहा है। लाउड अजान का जवाब जय हनुमान, ये भी इनका शो है। ऐसे कुछ शोज आपको दिखाता हूं। ये दूसरे वाले हैं अमन चोपड़ा, जिन दोनों में प्रतियोगिता है। अमन चोपड़ा और अमीश देवगन, वैसे और बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ दो के नाम दिखे और बहुत हैं जिनको आप जानते होंगे। हो सकता है देखते हुए आप खुद कह रहे होंगे फला फला के नाम आपने छोड़ क्यों दिए। कमेंट में बहुतों के नाम लोग लिख रहे हैं और इन सब की डोर कहीं बंधी है। ये सब दरअसल मोहरे हैं। अर्नब गोस्वामी तो चैनल के मालिक हैं, सुधीर चौधरी बड़ा खिलाड़ी है। ये मोहरे हैं, मोहरे बनकर, प्यादे बनकर बादशाह और वजीर के लिए काम करते हैं। बहरहाल यमन चोपड़ा, शो के नाम इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना, अजान पर शो, सनातन के विरुद्ध शपथ पर धर्म युद्ध, मालपुरा मॉडल जीता, कांवर यात्रा हारी। हर वक्त हर शो सिर्फ नफरत नफरत नफरत। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसलिए वोट के वो नतीजे आए कि 1 लाख लोगों ने ट्विटर पर और यूट्यूब पर वोट करके कहा कि ये सब नफरती पुतले हैं। ये भाई साहब मालिक हैं रिपब्लिक टीवी के, अच्छे पत्रकार हुआ करते थे। 2014 के पहले सत्ता विरोधी धार और पत्रकारिता की वजह से मैं भी पसंद करता था। यूपीए की सरकार थी, तमाम तरह के आरोप थे, घपले घोटाले 2011, 12, 13, 14, बहुत तेवर के साथ, बहुत धार के साथ, और मैं पसंद करता था। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, कई बार कहा। लेकिन उसके बाद सत्ता बदली, सरकार बदली और इनकी पत्रकारिता बदल गई और इनकी पत्रकारिता चाटुकारिता में परिवर्तित होगी, ऐसी कि चाटुकारिता के साथ साथ वो सब धत्क्रम करते हैं जो कहीं से पत्रकारिता के किसी पैमाने में, न्यूनतम पैमाने में भी कहीं फिट नहीं होता, बल्कि चाटुकारिता कहना भी बहुत छोटी उपाधि है। बहरहाल ज्ञानवापी में हर हर महादेव, और ये इस पर सवाल गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, देश के बुद्धिजीवियों ने उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने उठाया, और तो और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी जैसे भी कहा, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री ने भी, अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि मुख्य धारा के चैनल कई बार देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं। हालांकि उनका मकसद क्या था वो पता नहीं चला, लेकिन ये वो लोग हैं। उसके बाद इस्लामिक कट्टरवाद एक खतरा, नाम काफी है, चेहरा काफी है, सुधीर चौधरी इनके शो का नाम। और अभी आपने सुना होगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल की सांसद, चुनी हुई सांसद, जिन्होंने अभी कहा घर में चाकू रखो। उनके जो बयान हैं, कर्नाटक की एक सभा में दिए गए बयान, जो सीधे सीधे हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, मरने मारने की बात करती हैं। और साध्वी प्रज्ञा वही हैं जिनके बयान को लेकर गांधी के खिलाफ, गोडसे के समर्थन में उनके बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने कहा था, मैं उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री ने मन से माफ किया या नहीं ये सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के बयान लगातार आते रहे। और अभी जो ताजा बयान है जो कल से वायरल हो रहा है, वो बयान इतना काफी है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सुना है कि एफआईआर हुई है, लेकिन इन्हें कट्टरता वहां नहीं दिखेगी जहां कोई भगवाधारी है। इन्हें कट्टरता ऐसे साधु संतों में नहीं दिखेगी या भगवाधारियों में नहीं दिखेगी जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, कत्लेआम की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं।
गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद से लेकर धर्म संसद में अलग अलग शहरों में जुटे लोग, हरिद्वार से लेकर दिल्ली से लेकर उज्जैन से लेकर इलाहाबाद तक में जुटे वो भगवाधारी जिन्होंने तमाम तरह की बातें की, तलवार उठाने, हथियार उठाने से लेकर सबक सिखाने, और आखिर में वो भगवाधारी प्रज्ञा ठाकुर जो जनता की चुनी हुई नुमाइंदा हैं, जिन्होंने चाकू उठाने तक की बात की। लेकिन क्या सुधीर चौधरी अपने चैनल पर एक बार भी ये शो कर सकता है कि भगवाधारी साध्वी जो कह रही है वो भी एक कट्टरवाद है और वो देश के लिए खतरा है? नहीं कह सकती, बहरहाल नहीं कह सकते। अब उसके बाद देश के अमृतकाल में कांग्रेस का विषकाल, इनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस होती है। लेकिन 2014 के बाद, 2014 के पहले ये क्या थे, मैं और मेरे जैसे तमाम लोग रिपोर्टर दिल्ली में जानते हैं कि क्या थे, सरकार किसकी थी और ये कहां कहां जाते थे, किस किस कांग्रेस के नेता के अंतःपुर तक इनकी पहुंच थी, सब लोग जानते हैं, ये खुद तो जानते ही होंगे। भारत देश के अमृतकाल में कांग्रेस का विषकाल, निशाने पर इनके हमेशा विपक्ष, एक एजेंडा, मोदी के लिए मोदी की चमचागिरी करो, विपक्ष को निशाने पर रखो, विपक्ष को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा बनो, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ो जिसका सच से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं, और कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है, इन्होंने भी माफी मांगी है। इनके नैरेटिव हर वक्त कहीं से संचालित होते हैं, उसके आधार पर ये काम करते हैं और माफी मांगते हैं, फिर अगले दिन उसी काम पर जुट जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये इनकी फितरत है। बहरहाल उसके बाद राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स, जैसा मैंने कहा, हिंदू मुस्लिम ही नहीं करते हैं, विपक्ष को बदनाम करने, विपक्ष के खिलाफ सुपारी जर्नलिज्म का भी काम करते हैं। राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स इन्हें दिखती है। ये राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स की बात करने वाले साहब, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी में कुछ नहीं दिखता, उनमें रब दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी में इन्हें रब दिखता है, राहुल गांधी में इन्हें लग्जरी पॉलिटिक्स दिखती है। क्यों दिखती है, अगले स्लाइड में आपको दिखेगा। 41,000 की टी शर्ट पहनकर वोट जोड़ने निकले, ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, ठेले से, रिक्शे से, ट्रेन से, टैक्सी से, ओला से, उबर से निकलते हैं। जो प्रधानमंत्री शानदार लाइफस्टाइल के लिए चर्चित है, जिस प्रधानमंत्री के पास इतने कपड़े हैं कि गिनने लगे, सिर्फ उनके जो सार्वजनिक जगहों पर जो उन्होंने कपड़े पिछले 8.5 साल में बदले हैं उनकी गिनती करें तो महीने लग जाएं। जो प्रधानमंत्री महंगे चश्मे पहनते हैं, जो प्रधानमंत्री महंगी घड़ियां पहनते हैं, जो प्रधानमंत्री सरकार के खर्चे पर, सरकार के खजाने से 8,000 करोड़ में खरीदे गए विमान पर चलते हैं, जिनका काफिला लंबा होता है, जो नई इमारत, प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री की पूरी लाइफस्टाइल इन्हें फकीर जैसी दिखती होगी, जैसे प्रसून जोशी को दिखी थी कि आप में तो एक फकीर ही दिखती है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर एक टी शर्ट पहन ली तो इन्हें लग्जरी पॉलिटिक्स दिखी और इन्हें ऐतराज हो गया। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहन लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान वो वायरल हुआ। इनकी जुबान नहीं खुली होगी क्योंकि 10 लाख का सूट हो सकता है फकीर पहन सकता है, लेकिन राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं तो लग्जरी है, क्योंकि इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर है, बाकी जगह तो चरण वंदना है, पादुका पूजन है। अब जिन लोगों ने कमेंट किए, जो शुरू में मैंने पोल किया, जो मैंने बताया, अब बहुत सारे लोगों ने लिखा है इन सब की आपस में ही प्रतिस्पर्धा है, कैसे बताएं, मतलब आपस में कंपटीशन है, ये लोग लिख रहे हैं कि कैसे बताएं। वैसे ही ऑल द एबव एक ऑप्शन होना चाहिए, किसी ने लिखा है, मतलब सारे जो मैंने किया ना 4 में से 1, तो लिख रहे हैं कि 4 में से 1 क्या सब होने चाहिए, ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन होना चाहिए, ये भी लिख रहे हैं। ऐसे ही कोई लिख रहे हैं बड़ा कठिन सवाल है, ऐसे ही ऑल का ऑप्शन होना चाहिए, माफ करना सर आपको उपरोक्त सभी भी देना चाहिए। ऐसे अलग अलग जगह लोगों ने लिखा है। एक विवेक शुक्ला है, इन्होंने क्या लिखा देखते हैं। और ये 1 लाख लोगों का इस तरह से वोट करके अपनी राय देना मामूली बात नहीं है, लेकिन क्या आपके घरों में ये टीवी पर ये लोग आते हैं, तो क्या आपके परिवार में लोग
इनको देखकर ऐसी राय बनाते हैं, ये मायने रखता है। विवेक शुक्ला है, शायद जर्नलिस्ट है, इन्होंने लिखा सुधीर चौधरी, बाकी सब तो खाली खोखे हैं सर, असल खुराफाती तो सुधीर है, मीठा जहर घोलता है यह, बुद्धिजीविता की आड़ में शनै शनै ब्रेन वॉश करता है, करने का जो काम करता है, बाकी के पत्तलकारों को 10 एपिसोड करने पड़ते हैं, वही काम सुधीर चौधरी अपने एकमात्र डीएनए एपिसोड से कर देता है। हालांकि अब उनके शो का नाम डीएनए नहीं है। वैसे ही किसी ने लिखा कि सर एक ऑप्शन चारों का होना चाहिए। तो ये लोगों ने जवाब में लिखे हैं उस वोट के साथ कमेंट। अब ये स्क्रीन, वही स्क्रीन जो थोड़ा मैंने कल दिखाया था फिर से, कि किस तरह के शो ये लोग करते हैं, इस स्क्रीन से आपको दिखेगा। सारे नाम आप खुद पढ़ लीजिए। अब मैंने कल भी बताया था, बताइए भाई साहब को, हिंदू कब तक सहेगा? अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो? चैनल में बैठकर हिंदू कब तक सहेगा, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू का ये चाहिए, हिंदू का वो चाहिए, ये बात करने आए हो क्या? और अगर ये करना है तो आप भी भगवा पहनो और चले जाओ कहीं मठ महंत में, मठ में, कहीं अखाड़े में, और उसके बाद जो मर्जी बोलते रहो। हालांकि तब भी जो संविधान आपको अधिकार देता है, जो दायरा देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसी दायरे में बात करनी चाहिए। लेकिन वो सारे दायरे टूट रहे हैं, और जब दायरे सारे टूट रहे हैं तो कार्रवाई कहां होती है? जहां उसका नाम कुछ और होता है। बहरहाल, तो ये कल के वीडियो में भी चूंकि बताया था, ये सारे इनके शो इसी तरह के होते हैं, नफरती और एकदम जहर से भरा हुआ। ये आप देख रहे हैं, विकसित राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, राजनीति का केंद्र बिंदु इन्हें हिंदू चाहिए। ये है कल का। उसके बाद कल भी मैंने दिखाया था, वही रिपीट कर रहा हूं, कुछ एक दो स्क्रीनशॉट। वही सनातन आस्था का अमृत काल, हिंदू सॉफ्ट टारगेट, हिंदू 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 या मुसलमान, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। दरअसल ये इसने सुपारी ले रखी है देश के संविधान के खिलाफ, देश के भाईचारे के खिलाफ, देश में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, देश में मुसलमानों के खिलाफ, देश में विपक्ष के खिलाफ, देश में उन सारी आवाजों के खिलाफ जो आवाजें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये योगी से असहमत हैं। उन सारी असहमत आवाजों के खिलाफ जिसने सुपारी ले रखी है उसका नाम है अमीश देवगन या ऐसे तमाम लोग। लेकिन यहां ये बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। बहरहाल ये एक देख ही लिया। बहरहाल अगले पे आते हैं। अब ये वही अमन चोपड़ा जिन दो में प्रतियोगिता है। 2022 में हिंदुत्व हिट है। हिंदुओं की बात करते करते बुलडोजर का समर्थन और इसी तरह की बात, बम बम बोल रहा है बाबा का बुलडोजर, हिंदुत्व से नफरत, परिवार की फितरत। क्योंकि इन्हें लगातार साबित यह करना है कि जो भी लोग, जो भी राजनीतिक दल, जो भी विपक्षी नेता, अगर वो बीजेपी की मुखालफत करते, आलोचना करते, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। पूरा नैरेटिव यही है। लेकिन सवाल उठता है, ये करते क्यों है? कहां से संचालित होता है? कौन लोग हैं जो जिनके पास इनकी डोर है? इसका जवाब तलाशेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी से लेकर इनके ऊपर बैठे इनके मालिक, इनके एडिटर इन चीफ और वो तमाम लोग जो इस तरह के नैरेटिव में ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब जिम्मेदार भी हैं, वो कसूरवार भी हैं। लेकिन इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ता नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं तो भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि इनका प्रमोशन होता है। ये दर्ज होंगे इस रूप में कि देखो, आलोचना सहकर भी चापलूसी नहीं छोड़ रहा है, आलोचना सहकर भी भक्ति नहीं छोड़ता है। ये भी नंबर यही बढ़ाएंगे कि देखिए हमारी इतनी आलोचना होती है, फिर भी आपकी चाटुकारिता, पादुका पूजन में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन ये सब लोग, मैंने कल भी कहा, ऐसी पत्रकारिता देश और संविधान के खिलाफ है, उस कायदे कानून के खिलाफ है जो कायदा कानून हर आदमी को एक नागरिक बनने और बनाने की सबक देता है और एक दायरा तय करता है। लेकिन ये सब लोग उन तमाम दायरों से बाहर हैं जो दायरा संविधान ने खींचा है। इन्हें न किसी की परवाह है, न ये किसी की परवाह करते हैं, न इनके गिरेबान तक आसानी से पुलिस या किसी कानून का हाथ पहुंचता है, क्योंकि सबका मालिक एक है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत उम्मीद नहीं है कि स्थितियां बदलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप घर में
ऐसे चेहरों को देखते वक्त एक बार इंसान के तौर पर सोचेंगे कि दिन रात आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में आकर, आपके टीवी स्क्रीन पर आकर जो शख्स जहर फैला रहा है उसका मकसद क्या है, उससे आप पर क्या फर्क पड़ रहा है, आपके आसपास परिवार और परिवेश में क्या बदल रहा है और क्या बदला है, तो शायद आप सोचेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कुछ कुछ बातें होती रहेगी। नमस्कार।